साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार। साथियों, थोड़ी सी हम आप लोगों से चर्चा करना चाह रहे थे इस मुद्दे पर कि आने वाले 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव होना है और आप जो चुनाव हो रहा है उसकी जो परिस्थितियां हैं उसको आप देखिए और उसको तुलना करिए कि पीछे जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, हालांकि तब स्पष्ट नहीं था, लेकिन जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या तारतम्यता नज़र आ रही है। जो परिस्थितियां बनी हुई है मित्रों, ये जो छोट भैया नेता हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को हरा पाएंगे 2024 के चुनाव में? जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने और विपक्षी खेमा एक एक करके धराशायी होता चला गया और कोई भी मोटा मोटी मान चलिए कि सभी पार्टियों में लगभग जो है बीजेपी ने अपनी सेंधमारी की है। तो दोस्तों, जो देश की परिस्थितियां हैं और जो देश की स्थिति बनी हुई है, जैसे हालात हैं, आज से 2 साल बाद कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ऐसे में 2024 का चुनाव है, तो उसकी जो रूपरेखा है वो कहीं न कहीं बीजेपी ने तैयारी अपना शुरू कर दिया है लिखने के लिए और लिख भी रही है और विपक्षी खेमा आपस में ही भिड़ रहा है। जो भी छोटी पार्टियां हैं साथियों, आप देखिए, जो क्षेत्रीय दल हैं, खास करके मैं बात कर रहा हूं कि पुराने जो जनता दल परिवार था, उसके संगठकों की अगर बात की जाए तो उसी में ठीक ठाक से हमारी बीजेपी ने कर रखा है। जैसे कि बीजू जनता दल हो गई, जनता दल यूनाइटेड नीतीश वाली हो गई, ऐसे ही और समाजवादी पार्टी में भी थोड़ी सी सेध लगी है। तो इस तरीके से जो परिस्थितियां बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की राजनीति करनी है और केंद्र की राजनीति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो किसी से भी समझौता कर सकती है। तो इस स्थिति में अगर कोई योग्य नेतृत्वकर्ता समीकरण नहीं बनाता है इन विपक्षी खेमा के नेताओं को लेके, तो विपक्ष के पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन विपक्ष के बस की बात नहीं है कि वो बीजेपी को शिकस्त दे पाए। जिसे गांधी परिवार का कांग्रेस में जो परिवारवाद का मुद्दा है वो बार बार आ जाता है और दूसरा कोई उस ढर्रे पे है नहीं। बीच में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी चर्चा चल रही थी, नीतीश कुमार जो है प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन बाद में नीतीश जी खुद जो है भसक गए, जो है कि वो समझ गए कि मेरे लिए यही ठीक है, मैं मुख्यमंत्री ही रहूं। तो मित्रों, अब इस बार बड़ी चर्चा है ममता बनर्जी की, तो थोड़ा सा ममता बनर्जी का भी आगे पीछे आप देख लीजिए। ठीक है, वो लड़ाकू हैं, तेज तर्रार महिला हैं, अच्छी नेता हैं, अच्छी वक्ता हैं और बीजेपी का बहुत अच्छा विरोध कर सकती हैं, बहुत सही है, सब सही है, लेकिन कभी न कभी वो बीजेपी की सहयोगी भी रही हैं। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। बीजेपी के द्वारा वो केंद्र के जो है मंत्रालय में शामिल रही अटल जी के सरकार में। तो राजनीति में परिस्थितियां जो है बनना बिगड़ना चालू रहता है, लेकिन मुख्य समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाम आम जनता, जो आम पब्लिक है, उसका क्या होगा। जैसे अभी 18 जुलाई से ही
संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र में कई मुद्दे जो है विधेयक के रूप में आएंगे संसद में। बहुत काफ़ी कुछ बहस होगी, खास करके जिस तरीके से जो संसद भवन में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण मोदी जी ने किया, उस पर भी बहस हो सकती है। उसके बाद नुपुर शर्मा के केस पे भी बहस हो सकती है। हम उस पर नहीं जाएंगे। हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, जिससे कि जो बहुत दिनों से चर्चा चल रही है बैंकों के निजीकरण का, और सरकार पूरा मूड बना चुकी है कि मैं बैंकों का निजीकरण करके रहूँगा चाहे जो हो जाए। और इसीलिए जो बैंकिंग एक्ट 1970 का बना हुआ है, ये एक्ट कहता है कि सरकारी जितने भी बैंक हैं उसमें जो है 51% से कम हिस्सेदारी सरकार की नहीं रहेगी। इन सरकार पहले मन बनाई थी कि हम इसको जो है 26% लाएंगे, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार, मोदी सरकार की स्थितियाँ यहाँ तक पहुँच रही हैं कि वो अपना पूरी तरीके से किसी भी बैंक को निजी हाथों में बेचने के लिए तैयार हैं। और साथ ही जब बैंक बिकेगा तो वो किसके हाथ में जाएगा, आप खुद से गेस कर लीजिए। 5-6 घराने हैं, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, महिंद्रा है और कुछ भी हैं। तो बड़े बैंकों पे तो खास करके अडानी का दावा मजबूत होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग वही सरकार को कर रहे हैं। और जिस तरीके से बार बार साथियों, आज गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से फिर 75 किलो हीरोइन बरामद हुई है। ये कई हज़ार करोड़ की हीरोइन है और ये कई बार रिवीजन, मतलब कि वही रिपीटेशन हो रहा है। कुल अभी तक जो है 4 या 5 बार जो है मुंद्रा एयरपोर्ट से हीरोइन बरामद की जा चुकी है, पकड़ी जा चुकी है। तो सोचिए कि 4-5 बार पकड़ी गई तो कितनी बार निकल गई होगी। तो ये जो काली कमाई है, सफ़ेद कमाई है, तो कहीं ना कहीं से चंदे के रूप में जा रहा है, तो भाई हकदार तो बनेंगे ही। तो हमारा ये कहना था कि जो बैंकों के संबंध में, कि जब सरकार निजीकरण कर देगी तो इसका प्रभाव युवाओं पर और गरीबों के क्या पड़ेगा, हमको ये समझना है। जैसे कि आप जब बैंक निजी हाथों में जाएंगे तो सबसे बड़ा संकट आएगा रोजगार का। भाई बैंक अगर निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निजी क्षेत्र का काम करने का कल्चर है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ तब मिलेगा जब हर एक एम्प्लॉय, हर एक गवर्नमेंट, मतलब कि बैंक कर्मी से कम पैसा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए। तो जो बैंक का कर्मचारी हैं, जो ये मान चल रहे थे कि हमारी ड्यूटी 10 से 5 होती है, वो अब तैयार हो जाएं। उनकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रहेगी। और जो बैंक के कर्मी थे जो बीच में बड़े आश्वस्त हो गए थे, अभी कुछ दिन पहले आंदोलन चला था, 2 दिनों की उन्होंने हड़ताल की थी और उनके हड़ताल को सभी लोगों ने जो है समर्थन भी दिया था। लेकिन किसानों ने दिया, युवाओं ने दिया, हमने भी दिया, सबने दिया। हम तो लगातार उनके आंदोलन में शामिल भी होते रहे जब जब उनका चला। हम क्या, हमारे संगठन के लगभग सभी लोग शामिल होते रहे। और तो एक तो ये होगा कि रोज़गार का संकट खड़ा होगा। परिस्थितियाँ ऑलरेडी इस समय जो है बेरोज़गारी का माहौल चल रही है। दुनिया में एक सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि आर्थिक मंदी आने वाली है। साथियों, आर्थिक मंदी से बचने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि बड़े कारपोरेट क्षेत्रों पे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्वामित्व बने। सरकारी स्वामित्व रहेगा तो सरकारी संस्थान जो होते हैं वो केवल लाभ को ध्यान में देखकर नहीं काम करते हैं या तात्कालिक लाभ को, बल्कि वो ये देखकर काम करते हैं कि ये जो हमारे जो काम होंगे इसका दीर्घगामी क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब निजी क्षेत्र में होगा वो तात्कालिक लाभ देता है, आज निवेश करो कल कितना बेनिफिट मिला। तो ऐसी स्थिति में, और जब लाइन लगेगी बैंकों की तो 1-2 बैंक नहीं जाएंगे, जो बचे हैं सभी बैंक
और सरकार की चालाकी देखिए, मोदी सरकार की चालाकी देखिए कि पहले तो उन्होंने 2, 3, 4 छोटे छोटे बैंकों को मिला के एक बैंक में मर्जर कर दिया। अब इससे निजीकरण में सरकार को आसानी ये होगी कि जहाँ 4 बैंकों को जब वो निजीकरण करते तो 4 जगह से विरोध होता, 4 तरह का विरोध होता। अब वो विरोध केवल एक जगह से होगा, एक तरह का होगा। कितनी सावधानी, कितनी साफगोई से ये काम जो है सरकार ने किया, मोदी सरकार ने। और साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे हम 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की चर्चा करेंगे यहाँ पे। एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, दूसरी चौधरी चरण सिंह साहब जी की। तो इन दोनों लोगों की जो पृष्ठभूमि थी, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी तो राज परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वो हमेशा गरीबों, मजदूरों और किसानों से या आम जनता से जुड़े रहे और उनके दुख दर्द को वो समझते थे। उसी तरीके से माननीय चौधरी चरण सिंह जी किसान परिवार में पैदा हुए और किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, आम भारतीयों की समस्या को समझते थे। इसलिए वो कभी ऐसा नहीं कदम उठाए या न करना चाहते थे, न उनके ऐसे कह लीजिए उनके डीएनए में ही नहीं था कि वो जो है कोई ऐसा कदम उठाए जिससे देश के गरीब नागरिकों, युवाओं, किसानों और मजदूरों का हित प्रभावित हो। लेकिन उस कड़ी में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी को भी रखा जा सकता है, जो कि भले बीजेपी के थे लेकिन वो स्थिति में नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पृष्ठभूमि पूरी तरीके से अलग है। वो खुद बार बार कहे हैं कि हम तो चाय बेचते थे। तो कहीं न कहीं उनकी प्रवृत्ति ये है कि रोज़ दुकान लगाओ और रोज़ प्रॉफिट कमाओ, यानी कि हर साल कोई न कोई जो है कहीं न कहीं कोई न कोई कंपनी बिक रही है और इसका ध्यान भटकाने के लिए सरकार कुछ न कुछ जो है उल्टा सीधा काम करती रहती है। नुपुर शर्मा का प्रकरण चलता रहेगा। नुपुर शर्मा के प्रकरण के पीछे बैंक संबंधी ये बिल पास हो जाएगा और लोगों को पता तक नहीं चलेगा, लोग सचेत नहीं हो पाएंगे, लोग उसी में उलझे रहेंगे, इधर पीछे से बिक जाएगा। और कहीं न कहीं स्थिति ये आज बन गई है कि देखने को विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो कहीं न कहीं ये दिख रहा है ठीक है तुम विपक्ष में बने रहो लेकिन ज़्यादा बोलो मत। और एक चेहरे पे तो मैं चर्चा करना भूल ही गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी, वो भी अपने आप को भविष्य का प्रधानमंत्री मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर वो भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत ज़्यादा मूलभूत परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उनकी भी पृष्ठभूमि कहीं न कहीं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जैसी ही है। इसलिए उनसे तो उम्मीद करना बेकार है। और रही बात ममता जी से, तो ममता जी कुछ कर सकती हैं क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं और विपक्ष को लामबंद कर सकती हैं, लेकिन इन लोगों को जोड़ेगा कौन? साथियों, मैं जिस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ मेन चीज़ है कि इन लोगों को एक जगह लाने की क्षमता किसमें है, कौन ऐसा रणनीतिकार है। तो इस मुद्दे पे अगर मैं बात करूँ तो इस समय एक तो संयुक्त किसान मोर्चा है। संयुक्त किसान मोर्चा जो किसान आंदोलन चला उसके पीछे का पूरा दिमाग, उसकी पूरी किस तरीके से चलाया जाएगा, आंदोलन कैसे होगा और किस तरीके से मोदी सरकार को पटखनी दी जाएगी, उसकी भूमिका कहीं न कहीं स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक माननीय योगेंद्र यादव जी ने बनाई थी। और इतनी साफगोई से उन्होंने बनाई थी कि सरकार भाप भी नहीं पाई और आंदोलन भले लंबा खिंचा, लेकिन योगेंद्र जी कहीं न कहीं इस मामले में सफल रहे। और ये उनकी चतुराई या फिर रणनीतिक कुशलता कहिए कि वो
मोदी जी को पहली बार मोदी जी का घमंड तोड़ दिए, मोदी जी का गुरूर तोड़ दिए। जो सरकार जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना महामारी में लॉकडाउन बिना किसी विचार के, बिना अपने मंत्रिमंडल के विचार के, बिना आगे पीछे सोचे कि हमारी क्या स्थिति होगी, उसी तरीके से किसान बिल लाए थे। तो इन सब में, किसान बिल के अतिरिक्त जितने भी उन्होंने काम किए थे, उन सब में इतना विरोध हुआ नहीं था और वो सफल रहे थे। तो उनको ये कहीं न कहीं गुरूर था, ये घमंड था, ये लगता था कि हम जो भी फैसला लेंगे, हमारे जो 2 रुपये पर ट्वीट वाले ट्विटर हैंडल वाले हैं वो, और जो हमारे कुछ आरएसएस से जुड़े हुए नीचे के कार्यकर्ता हैं वो, और पार्टी के कार्यकर्ता, वो संभाल लेंगे। लेकिन योगेंद्र जी के दिमाग के आगे, योगेंद्र जी की रणनीति के आगे और उनकी कुशल जो भूमिका बनाई गई थी, उसके आगे जो है मोदी सरकार नतमस्तक हुई और किसान बिल को वापस लेना पड़ा। यद्यपि कि सरकार ने इस मामले में, मोदी सरकार ने देश को छला है, किसानों को छला है। मोदी सरकार ने कहा था कि हम जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी देने पर एक कमेटी गठित करेंगे और जो कमेटी राय देगी वो उस कमेटी में किसान संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि उस समय भी योगेंद्र जी ने कहा था कि यह सरकार बात भले कर रही है लेकिन करेगी नहीं। कहा भले रही है, क्योंकि उस समय तत्कालीन उत्तर 5 राज्यों में चुनाव होना था और बीजेपी को यह था कि ऐसा न हो कि हम चुनाव हार जाएं। और उन्हीं के सतपाल मलिक जी राज्यपाल जो कि हैं, वो बार बार कहते थे कि मोदी सरकार को किसान बिल वापस ले लेना चाहिए, किसानों से माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो बिल तो वापस ले लीजिए लेकिन किसानों से माफ़ी नहीं मांगे। तो साथियों, अगर तो मैं उसी पृष्ठभूमि पे आ रहा हूँ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, अगर उसकी पृष्ठभूमि किसान मोर्चा और योगेंद्र यादव जी तैयार करेंगे, योगेंद्र यादव जी जो उसकी रणनीति बनाएंगे, जो खाका तैयार करेंगे, अगर सभी पार्टियां उस पर आके चुनाव लड़ती हैं, तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को शिकस्त दी जा सकती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनको शिकस्त देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार कहते हैं, ये भी कहते हैं, इनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर हमारी नीतियां खराब होती तो हमें जनता क्यों बार बार जिताती। इनकी बातों में आंशिक सत्यता है। आंशिक सत्यता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि किस तरीके से छल बल और पैसा, शराब, जो कह लीजिए, सिस्टम, सबके बदौलत सरकार अपना काम निकाल लेती है। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होता है, जब चुनाव होता है तो उस समय ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। 2014 से पहले जब लोकसभा का चुनाव नज़दीक आया था तो कोई सोचा ही नहीं था कि बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत में आ जाएगी, लेकिन आ गई। और यही परिस्थितियां अभी लग तो नहीं रहा है कि मोदी जी हारेंगे या भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव हार जाएगी, लेकिन ये चुनाव हार सकते हैं बशर्ते चुनाव हराने वाला रणनीतिकार बहुत अच्छा, समझदार और जिसके पास ये काम का अनुभव भी हो, वही कर सकता है। वो क्षमता आज देखने में लोग बार बार प्रशांत किशोर जी की चर्चा करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी स्पष्ट नहीं हो पाता। वो ऐसे समझ लीजिए कि मैं उनके पर्सनल उस पर नहीं कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन आए जो बिना पैदे लोटे टाइप वाली स्थिति में है, कभी इधर कभी उधर, तो उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम योगेंद्र यादव जी की बात करें तो वो उनकी एकदम स्पष्ट स्थिति है। वो देश के जो लोकतंत्र है, जो संविधान में आस्था की बात है, जो खेती किसानी और मजदूरों के हितों की बात है,
जो युवाओं के रोजगार की बात है, इसमें इनका जो स्टैंड है वो स्पष्ट है, क्लियर है। योगेंद्र जी कभी भी किसी भी हालत में ऐसा कोई भी कानून नहीं बनने देंगे जिससे देश की बहुसंख्यक आबादी यानी किसानों का नुकसान हो, मजदूरों का नुकसान हो, युवाओं का नुकसान हो। वो काबिलियत प्रशांत किशोर जी में नहीं नजर आती है। कुछ और लोग भी अपने आप को बड़े राजनीतिकार बन सकते हैं, लेकिन अभी वो सीखें। वो 2024 के बाद अपने आप को अप्लाई करेंगे या किसी स्टेट के चुनाव में जाके पहले अपने रणनीति को अप्लाई कर लें, उसके बाद कूदेंगे। क्योंकि वो कहावत है ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, जब चुनाव आएगा तो बहुत से लोग हाथ धोने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो काबिलियत किसी में है नहीं। और देश की जो मर्म है, हिंदुस्तान का जो मर्म है, जो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत है, वो कट्टरपंथ वाली है ही नहीं। ये सरकार चाहे जितना प्रयास कर ले कि हम हिंदू मुस्लिम करके, अगड़ा पिछड़ा करके, ओबीसी में भी यादव बनाम अन्य ओबीसी, जाट बनाम अन्य ओबीसी, गुर्जर बनाम अन्य ओबीसी करके चुनाव जीत जाएंगे, तो वो गलत फहमी में है। क्योंकि जब 2024 का चुनाव था तो परिस्थितियां आपके अनुकूल थी। वो बीजेपी का लगभग जीतना तय था। प्रधानमंत्री चाहे मोदी बनते या लाल कृष्ण आडवाणी जी बनते, वो अलग बात है, लेकिन लगभग देश का माहौल ऐसा बन गया था कि जनता ने मूड बना लिया था कांग्रेस को सत्ता के बाहर करना है। उसी तरीके से धीरे धीरे देश की जनता मूड बना रही है, बना चुकी है, या हो सकता है आने वाले 6 महीना साल भर में बना लेगी कि जिस दिन मुझे बैलेट पेपर ईवीएम मशीन का बटन दबाने को मिलेगा या बैलेट पेपर में मुहर मारने को मिलेगा, तो मेरा एक ही काम होगा, इस देश को बचाने के लिए मैं ऐसी जगह मुहर मारूं जिससे ये देश बच जाए। और इस समय देश को गर्त में ले जाने का काम, इस हालत में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कर रहे हैं। और इसमें बीजेपी के भी बहुत से नेता हैं जो खुद जो है वो राष्ट्रवाद के समर्थक भी हैं, प्लस वो भी चाहते हैं कि संपत्तियों का निजीकरण न किया जाए। जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका निजीकरण न किया जाए, लेकिन मोदी के आगे बेबस हैं। अगर वो बोलेंगे तो पार्टी से बाहर निकल जाएंगे। अब हर कोई सत्यपाल मलिक जैसा नहीं हो सकता ना कि जो खुल के बोल सके, सही को सही और गलत को गलत कह सके। तो वो फायदा भी जो है, जो विपक्षी खेमा होगा उसको मिलेगा। लेकिन विपक्षी खेमा अभी से अपने आप को न उड़ने लगे कि नहीं हम उसी तरीके से। साथियों मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिला दूं कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, चुनाव की गिनती के एक दिन पहले तक काफ़ी जनता और समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश जी ये मान के चल रहे थे कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूं। और उस समय भी योगेंद्र जी ने काफ़ी जगह घूमा था, हम लोगों से उनकी बात होती थी तो वो बताते थे। तो हमारे उनकी बातों में जो थोड़ा सा अंतर आता था, वो अंतर मैंने उनसे कहा था कि हमारी तरफ यानी पूर्वांचल की तरफ स्थिति ठीक रहेगी, बाकी का तो मैं नहीं जान रहा हूँ। वो रहा। और उसी तरीके से अगर कांग्रेस, जो कि इस समय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सोचे कि नहीं जनता जो है जब इनसे परेशान होगी तो हम ही को विकल्प चुनेगी, तो कांग्रेस गलत फहमी में न रहे। क्योंकि जो कांग्रेस का मेन वोटर है, उसमें अगर हम दलितों को निकाल दें, जो उसका मेन वोटर था और जिसने सबसे ज़्यादा फायदा लिया, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है, उसमें शिफ्ट कर गया है। और वो किसी भी स्थिति में वहाँ से तभी हटेगा जब वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो कि नहीं कांग्रेस आ रही है। और वो जिन वोटर की और जिस वोटर की मैं बात कर रहा हूँ, वो वोटर कभी तीसरे पक्ष को तो चाहेगा ही नहीं आए।
तीसरा पक्ष जो कि बार बार बीच के चुनावों में लगभग 80 के बाद और 2009 से पहले तक बनता रहा, कुछ सीटें निकालता भी रहा है जो संयुक्त मोर्चा के तहत, वो उसको तो कतई नहीं पसंद करेगा। उसके लिए या तो बीजेपी रहेगी या हो सकता है वो कांग्रेस को तभी जाएगी जब वो लगे, आश्वस्त हो जाए हाँ कांग्रेस आ रही है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस को भी और विपक्ष के सभी नेताओं को अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, लेकिन उसको अति उत्साही न करें। सबको जो है, सबको किसान मोर्चा से मीटिंग करनी चाहिए, मिलकर किसान मोर्चा से बात करनी चाहिए, और किसान मोर्चा में खास करके योगेंद्र जी से इनको अपना रणनीतिकार बनाना चाहिए। अगर ये नहीं भी बनाते हैं तो भी योगेंद्र जी रणनीतिकार बनेंगे, और उनसे बढ़िया कोई रणनीति बना ही नहीं सकता जो कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दे सके। और साथियों, जो देश के हाल बने हुए हैं, अभी तो छोट भैया नेता जो है सरकारी जो संस्थाएं थी उसके दुरुपयोग से परेशान किए जा रहे थे, जैसे सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय और फलाना ढमकाना बहुत से हैं। उसका दायरा बढ़ते 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 छोट भैया नेता और छोट भैया पार्टी से बढ़ते बढ़ते वो हाई कोर्ट के जजों तक पहुंच चुका है। और अगर 2024 का चुनाव जीत के आती है बीजेपी, ये चीज़ स्पष्ट भले न दिख रही हो, अगर वो जीत के आती है तो ये दायरा जो है कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से जो हमारे देश की शीर्ष संस्थाएं हैं, यानी कि संविधान ने जिन तीन लोगों में सत्ता का बंटवारा माना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो जो जुडिशियरी है यानी कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, वहाँ तक ये सरकार पूरा प्रयास करेगी कि हम जो है दबाव बनाएं इन पर। इसलिए साथियों, आप जो है बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपके हित टकराएंगे, लेकिन देश का हित, देश की आम जनता का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, युवाओं का हित, महिलाओं का हित बीजेपी सरकार में नहीं है। और बीजेपी सरकार में मोदी मंत्रिमंडल में तो कतई नहीं है, क्योंकि मोदी जी की जो कार्यशैली है वो एकदम वही है कि हर कंपनी को अपने मित्रों में औने पौने दाम पे बेच दिया जाए। इसलिए मित्रों, ये बड़ा कठिन दौर चल रहा है, आने वाले समय में ये दौर और भी कठिन होगा। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत सूझबूझ के साथ आप अभी से अपने में भी खुद से मन बनाइए, लोगों को भी समझाइए। अगर आपके अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, देश का भविष्य बचाना है, तो कहीं न कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा अपने आप से या लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सत्ता के बाहर किया जाए। क्योंकि इनका घमंड, इनका गुरूर अगर आप नहीं तोड़ेंगे, इनका हौसला इतना ऊपर चला जाएगा कि हर एक चीज़ को बेच देंगे, और आपके लोकतंत्र और आपके बोलने की आज़ादी समझ लीजिए कि उस पर तुरंत जो है लगाम लग जाएगी। इसलिए मित्रों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस हम यही कहेंगे कि अगर देश को बचाना है, देश की संस्थाओं को बचाना है। हाँ मित्रों, एक बात और मैं कह रहा था, जो गरीबों को लोन मिलता है, जो गरीबों को कम पैसे में उनका बैंकों में खाता खुलता है, वो बैंकों में अपनी सेवाएं ले पाते हैं, क्या प्राइवेट बैंकों में संभव है? प्राइवेट बैंक तो है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, क्या ये बैंक जो है गरीबों को सुनवाई करते हैं? ये अमीरों के बैंक हैं। देखने में आप अंदर जाएंगे तो लगेगा कि जहाँ एसबीआई में आप, स्टेट बैंक में आप 0 पैसे खाता खुलवा सकते हैं, वहीं आप, ये अलग बात है कि वहाँ जाएंगे तो भीड़ लगी रहेगी, लेकिन आप आईसीआई बैंक में जाइए, एचडीएफसी बैंक में जाइए, एक्सिस बैंक में जाइए,
तो वहाँ तुरंत आपको एसी लगा हुआ मिलेगा, तुरंत सोफे पे बैठने को मिलेगा, एक चपरासी एक गिलास पानी लाएगा, लेकिन 5,000 से नीचे आपका खाता नहीं खुलेगा। तो जो गिलास का पानी है वो आपके 5,000 रुपये का ही वो दे रहे हैं, दूसरे तरीके से दे रहे हैं। तो क्या हमारा गरीब किसान, हमारा मजदूर और रेहड़ी लगाने वाला जो दुकानदार है, क्या ऐसे बैंकों में उसके खाते चल पाएंगे? क्या ऐसी बैंकों में वो अपनी सेवाएं ले पाएंगे? आप खुद से सोचिए और सजग और जागरूक नागरिक बनिए। सबसे बड़ी समस्या आज की यही है कि सरकार जो है हमारे अंदर जो नागरिक बोध है उसी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। आप सजग और सशक्त नागरिक बनिए। जिस दिन आप सजग और सशक्त नागरिक बन गए, इस देश के विकास को, इस देश के विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी वाला विश्व गुरु नहीं, वो विश्व गुरु जिसकी एक पहचान होती है अहिंसा, शांति, ज्ञान का संदेश पूरी दुनिया में देने वाला विश्व गुरु, वो भारत बनेगा। वो ज्ञान तकनीक का होगा, वो ज्ञान मेडिकल का होगा, वो ज्ञान अर्थशास्त्र का होगा, वो वैज्ञानिक चेतना होगी, वो होगा, नफरत नहीं होगी। तो मित्रों, हम फिर से आपसे चर्चा में शामिल होंगे। इस बार हम पहले से सूचना दे के आएंगे फेसबुक लाइव करने से पहले, और आपसे हम अपने फेसबुक के माध्यम से चर्चा करेंगे, आपके कमेंट को लेंगे और उस पर एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें और सुधार करना चाहिए, किस मुद्दे को और तेज़ी से उठाना चाहिए, हमारे देश की जनता और युवाओं और महिलाओं का भविष्य किन मुद्दों पर है, हम उसको अपने मुद्दों में शामिल करें, अपनी चर्चा में उन मुद्दों को शामिल करें। आप हमारे इस फेसबुक वीडियो को जो भी भाई लोग सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों कमेंट्स भी आए हैं, अभी हम पढ़ नहीं पाए, हम देख लेंगे। आप लोग इस पे हमें सकारात्मक कुछ कमेंट्स दीजिए कि किन मुद्दों को हम अपने फेसबुक लाइव में शामिल करें और आगे होने वाले 2024 को चुनाव में उसको मुद्दा बनाया जा सके, और 2024 के चुनाव को इस नफरतवादी और जो भी कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी सरकार से कैसे मुक्ति पाई जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।